सभी दर्शकों को संजय पति त्रिपाठी का नमस्कार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेल्थ प्लस। हेल्थ प्लस कार्यक्रम स्वास्थ्य जागरूकता का कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत आपको दी जाती है स्वास्थ्य संबंधी विशेष जानकारी। आज की जानकारी का विषय है उच्च रक्तचाप अर्थात हाइपरटेंशन। आपने देखा है आज हर व्यक्ति आवेश में है। यह आवेश कुछ और नहीं, उच्च रक्तचाप का एक लक्षण मात्र है। तो आइए जानते हैं उच्च रक्तचाप के संबंध में क्या कहते हैं पूर्वांचल के जाने माने ख्याति लब्ध चिकित्सक डॉक्टर रामरतन बनर्जी जी। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर बनर्जी, आज हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ उच्च रक्तचाप के संबंध में। और इस आधुनिक जीवन शैली ने हमारे दर्शकों को या हमको या हमारे समाज को क्या दिया, कितनी उन्नति हम लोगों ने किया, यह तो कुछ ठीक से नहीं कह सकते। लेकिन इस भाग दौड़ की जिंदगी ने, इस तेज रफ्तार की जिंदगी ने हम लोगों को अगर सबसे ज्यादा दिया तो वह बीमारियों के रूप में उच्च रक्तचाप अर्थात हाइपरटेंशन दिया। तो हमारे दर्शक निश्चित तौर पर यह जानना चाहेंगे कि उच्च रक्तचाप क्या होता है। देखिए संजय जी, आधुनिक औद्योगिक युग की देन तनावपूर्ण जीवन के चलते उच्च रक्तचाप भी अब सामान्य रोगों की श्रेणी में गिना जाने लगा है। जबकि विकसित देशों में 10 से 20% ही वयस्क उच्च रक्तचाप के मरीज होते हैं। जहां तक रक्तचाप की बात है तो बता दूं कि मानव हृदय रक्त को धमनियों में एक निश्चित दाब पर पंप करता है, जिसे रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्यतया ब्लड प्रेशर 120/80 या 130/85 होना चाहिए। ऊपर वाले को सिस्टोलिक और नीचे वाले रक्तचाप को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक सामान्य वयस्क अर्थात 18 वर्ष की उम्र के व्यक्ति का रक्तचाप 2 अलग अलग स्थान पर और अलग अलग समय पर रिकॉर्ड किया जाए एवं यदि ये रक्तचाप 140/90 से अधिक हो तो व्यक्ति को हाइपरटेंशन से ग्रसित या रक्तचाप से ग्रसित कहा जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी और यदि हमारे दर्शक चाहें इसको तो नोट भी कर सकते हैं कि सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 या 130/85 ही होता है। जबकि यदि ब्लड प्रेशर 140/90 तक पहुंचता है तो उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हों। डॉक्टर साहब, हमारे पूर्वांचल में जब तक बीमारी एक निश्चित मुकाम तक अर्थात व्यक्ति को हानि पहुंचाने लायक नहीं हो जाती है, उस समय तक व्यक्ति जो है उस बीमारी को हमारे विकास की योजनाओं की तरह से, जैसे हमारे राजनेता विकास की योजनाओं को ठंडे बस्ते में रखते हैं, जब समय होता है तब उसको खींच के निकालते हैं, तो उसी तरह से हमारे पूर्वांचल के लोग भी ऐसा ही करते हैं। तो क्या यदि हाइपरटेंशन को भी यदि कोई व्यक्ति उसका रोगी है और वो उसको भूला रहे कि मैं हाइपरटेंशन का रोगी हूं और फिर समय आने पर उसकी चर्चा करे या फिर वो गंभीर स्थिति में पहुंच जाए फिर चर्चा करे, तो हमारे मरीज का क्या हो सकता है, ये आप हमारे दर्शकों को बता दें। आपका कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बगैर जटिलता उत्पन्न हुए हमारे पूर्वांचल का रोगी क्लिनिक या अस्पताल तक कभी नहीं जाना चाहता है। वैसे जब एक बार रोगी को पता लग जाए कि उसका रक्तचाप बढ़ा हुआ है तो उसे तुरंत चिकित्सक द्वारा उपचार प्रारंभ करना चाहिए। उच्च रक्तचाप का उपचार बड़ी आसानी से किया जा सकता है, परंतु यदि रोगी का उपचार न किया जाए एवं
उसका रक्तचाप लंबे समय तक बढ़ा रहे तो शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क, किडनी एवं रुधिर वाहिनियां आदि बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं और उपचार न मिलने पर रोगी की जान भी जा सकती है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे दर्शकों को इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि यदि उच्च रक्तचाप के वह रोगी हैं और इसको जानने के बाद भी वह इसको ठंडे बस्ते में रखे हैं तो उनके साथ कोई न कोई अनहोनी घटना हो सकती है। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं हाइपरटेंशन के संबंध में। एक महत्वपूर्ण जानकारी मेरे पास आई हुई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतवर्ष में हाइपरटेंशन के रोगियों के सर्वेक्षण में पाया है कि शहरी क्षेत्र की महिलाएं 70% और पुरुष 60% एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और पुरुष 36% ही हाइपरटेंशन की शिकार होती हैं। अर्थात बात बिल्कुल स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र का जीवन, हमारा जो ये तेज भाग दौड़ की जिंदगी है, उस जिंदगी को जीते हुए हम हाइपरटेंशन के ज्यादा रोगी होते हैं, जबकि इसके बनस्पत ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास हाइपरटेंशन के रोगी कम होते हैं। इस संबंध में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बात के दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन कितने प्रकार के होते हैं। जी, उच्च रक्तचाप कई कारणों से होता है, इसलिए इसके कारणों के आधार पर इसे दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें पहला प्राथमिक रक्तचाप होता है। इसे EHT या एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। उच्च रक्तचाप के जिन रोगियों में किसी ऐसे कारण का पता नहीं लग पाता है जो किसी अंग विशेष को प्रभावित कर रहा है, तो उसे ही EHT यानी एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राथमिक उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप के रोगियों में अधिकांशतः व्यक्ति प्राथमिक उच्च रक्तचाप से ही ग्रसित होता है। जनसंख्या की दृष्टि से इन रोगियों की संख्या 90% या इससे भी अधिक हो सकती है। दूसरे प्रकार के रक्तचाप को द्वितीयक उच्च रक्तचाप या सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। उच्च रक्तचाप के इन रोगियों में उच्च रक्तचाप शरीर के किसी एक अंग विशेष में विकार के कारण होता है। जैसे अपने अनुभव के आधार पर मैं ये आप लोगों से कह सकता हूँ कि उच्च रक्तचाप के किसी विशेष कारण का पता बहुत ही कम रोगियों में लग सकता है। इनका प्रतिशत बहुत ही कम देखा गया है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि बहुत सारे रोगियों में उच्च रक्तचाप का जो ओरिजिन होता है वो स्पष्ट नहीं हो पाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात हुई कि ये उच्च रक्तचाप की ओरिजिन कैसे होती है, ये हम लोग आगे इसको जानेंगे। लेकिन एक चीज आपने स्पष्ट यहाँ कर दिया कि जो प्राथमिक हाइपरटेंशन होता है वो जिसे EHT आपकी भाषा में कहा जाता है, हमारे दर्शक जान गए होंगे कि EHT यानी कि प्राथमिक हाइपरटेंशन के रोगी हमारे बीच में 90% से ज्यादा लोग हैं, यानी कि 90% आबादी हमारी जो है हाइपरटेंशन की शिकार है। अभी सर आपने बताया कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात आपने की है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, हमारे दर्शक उन विशेष कारणों को जरूर जानना चाहेंगे जिसके कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन जो किसी अंग विशेष को प्रभावित करता है, उसके बहुत से कारण अभी भी अज्ञात हैं, किंतु ज्ञात कारणों में कुछ प्रमुख कारण हैं: रीनल डिसऑर्डर, रीनल डिजीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, रेनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, पॉलीसिस्टिक रेनल डिजीज या स्टेनोसिस ऑफ रीनल आर्टरीज या एंडोक्रिनल डिसऑर्डर जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा, एक्रोमेगाली, क्रुशिंग सिंड्रोम या क्रुशिंग डिजीज, कंजेनाइटल एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम्स, कोन सिंड्रोम्स या ओवर यूज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स वगैरह वगैरह। ये जो सारी बातें आपने बताई हैं ये अति वैज्ञानिक बातें हैं
और ये अति वैज्ञानिक बातें तो मेरे भी पल्ले में नहीं पड़ रही हैं, तो हमारे दर्शकों को मैं तो समझता हूं कि उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपसे आग्रह यह करूंगा कि इसे एक सामान्य भाषा में, जिसे सामान्य बुद्धि भी, हमारे दर्शकों की बुद्धि जैसे बहुत अधिक वैज्ञानिक तो है नहीं, तो वो उनको भी समझ में आ जाए, वो हाइपरटेंशन के सामान्य कारणों की जानकारी हमारे दर्शकों को आप दें प्लीज। जहां तक हाइपरटेंशन के सामान्य कारकों की बात है, तो आप जान लें कि तीव्र ज्वर होने में, कैल्शियम की अधिकता होने में, बहुत ज़्यादा दर्दनाशक दवा खाने में या प्लाज्मा में सोडियम की अधिकता के कारण हाइपरटेंशन होता है। इनके अतिरिक्त हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि कई ऐसे कारक होते हैं जिनकी उपस्थिति में रोगी को उच्च रक्तचाप की संभावना स्वतः ही बढ़ जाती है, और यदि रोगी पहले से ही उच्च रक्तचाप से ग्रसित है तो उसका रक्तचाप पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ जाता है तथा उच्च रक्तचाप की अनेक जटिलताएं होने की संभावना बढ़ जाती हैं। इनमें से कुछ कारक ऐसे होते हैं जो अनुवांशिक होते हैं, जिनसे बचा नहीं जा सकता है, किंतु कुछ ऐसे कारक होते हैं जो वाह्य होते हैं, जिनसे बचा जा सकता है और आसानी से उसको रोका जा सकता है। मैं तो आपसे दर्शकों यही कहना चाहूँगा कि हाइपरटेंशन के रोगी को इनसे बचना भी चाहिए, जैसे मोटापा, रिच ऑयली डाइट अर्थात घी, तेल, चिकनाई से परहेज, अधिक नमक का प्रयोग, मदिरा पान या किसी भी तरह का नशा, वातावरण का तनाव, काम का तनाव, जीवन पद्धति का तनाव, बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से, धूम्रपान करने से और डायबिटीज़ वगैरह कुछ ऐसे कारक हैं जिनसे बचा जाए तो उच्च रक्तचाप से हम लोग बच सकते हैं। डॉक्टर बनर्जी, अब आपने हमारे दर्शकों की भाषा में उनको हाइपरटेंशन का कारण समझा दिया। जैसे हमारे दर्शक इस बात को समझ गए होंगे, मोटापा, रिच ऑयल डाइट, अधिक नमक, मदिरापान और झूठ मूठ का लिया गया टेंशन, ये सभी कुछ मिला के आपको उच्च रक्तचाप का रोगी बनाता है और दर्शकों इनसे आपको बचना चाहिए। यह सब तो समझ में आया सर, किंतु अभी आपने कहा कि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनसे कदापि बचा नहीं जा सकता है, तो इसमें कुछ रहस्य है, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जिनसे नहीं बचा जा सकता है वो हमारे पास कौन से कारक ऐसे हैं, प्लीज आप बताएंगे। जी, ये कोई रहस्य नहीं है, बल्कि ये किसी भी बीमारी के लिए नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर अर्थात अपरिवर्तनीय कारक होते हैं। इनमें प्रमुख है अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण वो होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, इनसे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ मैं अपने उन दर्शकों को स्पष्ट कर दूं जिन्हें ये रोग अनुवांशिकता के आधार पर मिला है कि उच्च रक्तचाप वाले माता पिता की संतानों में सामान्य की अपेक्षा उच्च रक्तचाप की संभावना 15 गुनी अधिक हो जाती है। मोनोजाइगोटिक जुड़वा का रक्तचाप एक दूसरे से संबंधित होता है तथा डाइजाइगोटिक जुड़वा का रक्तचाप आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं होता है। दूसरी अपरिवर्तनीय कारक होती है रोगी की उम्र। स्त्री तथा पुरुष दोनों में ही रक्तचाप उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। वातावरण के सभी प्रभाव उम्र के साथ एकत्रित होते रहते हैं जो बढ़ते हुए रक्तचाप के कारण हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दे दी कि किन कारणों से उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। हमारे दर्शकों को एक खास बात आपने बता दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो एसेट मिलते हैं, आपको मकान मिलते हैं ना, बैंक बैलेंस भी मिलते हैं, मकान भी मिलते हैं, उसी के साथ साथ ये हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप जैसे रोग भी आपको विरासत में ही मिलते हैं
और इस विरासत से आपने बता दिया कि मिलने का खतरा 15 गुना ज्यादा होता है, और यदि ये 15 गुना ज्यादा है तो इससे आप बच नहीं सकते हैं। बहुत ऐसी विशेष परिस्थिति में ही आपको आनुवंशिकता के रूप में यह रोग नहीं हो सकता है, ये आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और दूसरी तरफ जो एक उम्र बिता चुके हैं, अधेड़ा अवस्था में जा रहे हैं, अपने प्रौढ़ावस्था में जा रहे हैं, तो दर्शकों मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अधेड़ व्यक्ति या प्रौढ़ व्यक्ति या फिर वृद्ध व्यक्ति जीवन का एक सारांश होता है। उस जीवन के सारांश में जितने खट्टे मीठे अनुभव उसके पास होते हैं, उन खट्टे मीठे अनुभवों के कारण उसकी चिंतनीय अवस्था अलग ढंग की होती है और इसके कारण भी उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, ये आपने स्पष्ट कर दिया कि मेडिकल साइंस के हिसाब से हेरिडेटरी अर्थात आनुवंशिकता या फिर वृद्धावस्था में होने वाले उच्च रक्तचाप ये अपरिवर्तनीय होते हैं। बहरहाल अब हम आपसे बातें करते हैं हाइपरटेंशन के कारण होने वाले जटिलताओं के संबंध में। डॉक्टर साहब, उच्च रक्तचाप के कारण प्राथमिक तौर पर रोगी के शरीर में कौन सी जटिलता हो सकती है? उच्च रक्तचाप का प्रारंभिक लक्षण या जटिलता जो भी समझ लें, सिर दर्द होता है। सिर दर्द उच्च रक्तचाप का महत्वपूर्ण लक्षण होता है और रोगी को भी इसका पता दर्द के साथ ही चल जाता है। सिर दर्द बहुत जल्द सुबह ही प्रारंभ हो जाता है। ये दर्द अधिकांशतः सुबह रोगी को नींद से जगा देता है या फिर जब रोगी सुबह उठता है तो पहले से ही उसे सिर दर्द हो रहा होता है। ये दर्द बहुत ही तेज होता है, जैसे सिर पर हथौड़ा ठोका जा रहा हो। उच्च रक्तचाप का सिर दर्द ज्यादातर सिर के पिछले भाग में ही होता है और कभी कभी लगता है जैसे आंखें बाहर निकल आएंगी। उच्च रक्तचाप का रोगी हमेशा थकान का अनुभव करता रहता है। वो सुबह सो के उठता है तो ताजगी का अनुभव एकदम नहीं करता है। कोई भी कार्य करने पर उसकी सांसें फूलने लगती हैं और वो थक जाता है। एक बात और है कि उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन के रोगी का दिल बहुत तेजी से धड़कता है और ऐसा रोगी जब भी अस्पताल में आता है या डॉक्टर के पास आता है तो खुद ही कहता है कि सर, हमारा दिल जो है थोड़ा सा कार्य करने पर ही बहुत तेज धड़कने लगता है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और ऐसे कई लोग जो मिलते हैं वो हमसे कहते भी हैं कि अचानक से मेरा सीना काफी तेज धड़कने लगता है। अब इस बात को समझ में आ रही है कि ये जो धड़कना होता है वो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के कारण ही होता है। और दर्शकों, एक बात डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कर दी, इसको आपको जान लेना चाहिए कि हाइपरटेंशन के कारण जब आपके सिर में दर्द होता है तो वह दर्द हमेशा सिर के पिछले भाग से होता है। तो सिर के पिछले भाग में यदि आपको सिर दर्द शुरू हो तो फौरन आपको हाइपरटेंशन के लिए ब्लड प्रेशर नपवा लेना चाहिए और फिर उसका उपचार शुरू करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कई रोगी इस तरह के भी होते हैं जिनके ब्लड प्रेशर बढ़ने पर अर्थात उच्च रक्तचाप की स्थिति में जाने पर नाक से खून आने की शिकायत करते हैं। तो नाक से खून आना, यह मैं समझता हूं कि खून को देखकर हमारे दर्शक या कोई भी जो भी इस मर्ज का रोगी होगा उसको एक घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो निश्चित तौर पर इस अवस्था में वो घबराएगा और चूंकि हाइपरटेंशन का पहले से वो मरीज है तो हमारे मरीज को यह बताना बहुत आवश्यक है कि नाक से जो ब्लड आता है वह किस कारण से होता है, ये सब क्या होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर नाक से खून आने की शिकायत एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है। ये रोगी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। नाक से खून कुछ रुधिर वाहिनियों बहुत पतली भित्ति वाली होती हैं। यदि ये रुधिर वाहिनियां किसी कारण से कमजोर पड़ जाती हैं या इनकी भित्ति फट जाती हैं तो नाक से खून आने लगता है। ये दो कारणों से होता है। एक तो नाक में उंगली डालकर खुरंट नोचने से जो अक्सर नाक में जम जाती है। दूसरा, यदि रोगी का रक्तचाप बहुत बढ़ा हुआ है तो भी दबाव के कारण रुधिर वाहिनियां फट जाती हैं
और नाक से खून आने लगता है। मरीज को उस वक्त तुरंत चाहिए कि इसका प्राथमिक उपचार जल्दी से करा लें। डॉक्टर साहब, ये ऐसी स्थिति बहुत सारे रोगियों के साथ होती है और मैं देखता हूं कि ज़्यादातर ऐसी स्थिति रात में सोते समय होती है, जबकि उच्च रक्तचाप के कारण उनके नाक की नासिका फूट जाती है। तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि नक सिर फूट गया, या फिर उसको अपने देसी भाषा में विनाश फूटना कहते हैं। तो उसको भी आपने स्पष्ट कर दिया कि खुरंट होता है और उसको बार बार छूने से उसमें से रक्त आ सकता है। डॉक्टर साहब, आपके कहने का आशय बिल्कुल स्पष्ट था और मैं समझता हूं कि हमारे दर्शक इस बात को समझ गए होंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण होने वाली उत्पन्न जटिलताओं में यह बहुत गंभीर जटिलता है। और इसको आप जान लें कि जब भी हाइपरटेंशन के कारण आपके सर में दर्द शुरू हो या फिर नाक से खून आना शुरू हो तो फौरन प्राथमिक उपचार आपको अवश्य करा लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप भी इस बात से सहमत ही होंगे। इसके अतिरिक्त सर और भी जटिलताएं हाइपरटेंशन के केस में होती हैं जी। और मैं दर्शकों आपसे कहना चाहूंगा कि हाइपरटेंशन के कारण होने वाली मृत्यु के कारण ही हमारे देश में मृत्यु दर काफी बढ़ चुकी है। तो इसलिए हम और भी जो जटिलताएं होती हैं उसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, और क्या जटिलताएं हो सकती हैं? उच्च रक्तचाप होना ही अपने में एक गंभीर समस्या है, किंतु इससे उपजी जटिलताएं कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे अभी आपको बताया ही गया है कि नाक से खून आ सकता है। इसके अतिरिक्त छाती में दर्द होने लगता है। ये दर्द सुई की तरह चुभने वाला दर्द होता है। इसे हम लोग अपने भाषा में एंजाइनल पेन कहते हैं। ये भी एक खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि उच्च रक्तचाप के कारण रुधिर वाहिकाओं में अधिक दाब के कारण रोगी के हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे रोगी की छाती में तेज दर्द होने लगता है। उच्च रक्तचाप लगातार बना रहे तो आंख के पीछे की रुधिर वाहिकाएं भी प्रभावित हो जाती हैं, जैसे रेटिनल हेमरेज। इसके कारण रोगी को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है। उसके आंख के सामने काला काला धब्बा आने लगता है और उसकी दृष्टि धूमिल हो जाती है। कभी कभी मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कम आपूर्ति के कारण भी दृष्टि धूमिलता आ जाती है। कभी कभी देखा गया है कि मस्तिष्क की रुधिर वाहिकाएं उच्च रक्तचाप के कारण फट जाती हैं एवं मस्तिष्क में रुधिर शोथ पैदा कर देती हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या और अवस्था होती है। ऐसी स्थिति में रोगी को तुरंत किसी अच्छे अस्पताल में स्थानांतरित करना चाहिए। डॉक्टर साहब, यह जानकारी जो आपने अभी दी ये हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत खास हो गई और उनको यह जान लेना चाहिए कि हाइपरटेंशन के कारण नाक से खून आना और छाती में कभी कभी तेज दर्द होता है, जिसे कि सामान्य भाषा में भी और मेडिकली भाषा में भी एंजाइना पेन कहते हैं और आजकल ये स्थिति काफ़ी लोगों के साथ आ रही है। और इसके अलावा जो अभी आपने विशेष बात बताई कि आंख में रेटिना हेमरेज होना और उस रेटिना हेमरेज होने के कारण आपकी आंख भी जा सकती है या आंख के सामने काला धब्बा दिख सकता है, यानी आंख की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है और ये सारी बातें आपको हाइपरटेंशन से ही हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, उच्च रक्तचाप के कारण जो इतने आपने जटिलताएं बताई, उन सब जटिलताओं के अलावा अभी कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने हमें यह बताया है कि इसके अलावा इसमें यूटीआई के इन्फेक्शन यानी कि मूत्र संक्रमण भी हो सकता है। तो मूत्र संक्रमण में क्या इसमें हाई ब्लड प्रेशर के साथ इसकी संभावनाएं बनती हैं, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी, मूत्र मार्ग में संक्रमण होने के वैसे तो अनेकानेक कारण होते हैं, किंतु हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में चूंकि रक्त वाहिकाएं दबाव महसूस कर फूली हुई रहती हैं, इसलिए पेशाब करते समय दर्द भी हो सकता है। कभी कभी पेशाब के साथ रक्त भी आ सकता है। किडनी पर यानी गुर्दे पर इसका असर पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त
यदि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के रोगी को तेज प्यास लगे, बहुत अधिक प्यास लगे, अधिक पेशाब आए तो कोम सिंड्रोम होने की संभावना रहती है। डॉक्टर साहब, ये भी बात आपने दर्शकों को स्पष्ट कर दी कि मूत्र का संक्रमण जो होता है वो एक अवस्था में जाने के बाद हो ही जाता है, और विशेष तौर से वृद्धावस्था में जब हाइपरटेंशन के रोगी आप होते हैं तो मूत्र का संक्रमण भी होता है, यानी कि हाइपरटेंशन की एक और जटिलता से आपका सामना होता है। डॉक्टर साहब, ये मूत्र मार्ग के संक्रमण होने के तो ऐसे आपने बता दिया कि बहुत सारे कारण हैं, और पेशाब करते समय जब तेज दर्द हो या उसके साथ रक्त आ जाए, दोनों ही स्थिति आपने स्पष्ट कर दी है। डॉक्टर साहब, उच्च रक्तचाप की स्थिति में प्रायः देखा जाता है कि रोगी का वजन अचानक या तो बहुत तेज अप हो जाता है या फिर अचानक ही बहुत तेज घट जाता है। तो वजन का गिरना और वजन का बढ़ना, इन दोनों का हाइपरटेंशन से क्या संबंध हो जाता है? हाइपरटेंशन के कारण क्या ये वजन भी घटते बढ़ते रहते हैं? इस बात को हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि मोटापा भी हाइपरटेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है, और हाइपरटेंशन मोटापे के कारण भी होता है, ये आपने स्पष्ट कर दिया। लेकिन हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहेंगे कि वजन का घटना और वजन का बढ़ना, क्या यह दोनों स्थिति हाइपरटेंशन के कारण भी हो सकती है? उच्च रक्तचाप का वजन के बढ़ने और वजन के कम होने का सीधा मतलब तो नहीं होता है, किंतु यदि रोगी को उच्च रक्तचाप है, हाइपरटेंशन है, तो बहुत थोड़े समय में ही उसका वजन बहुत बढ़ गया, ऐसे रोगी में उच्च रक्तचाप का कारण कुशिंग संलक्षण या कुशिंग सिंड्रोम होने की संभावना हो जाती है। इसी तरह उच्च रक्तचाप के रोगी का वजन बहुत शीघ्र घट जाए तो इसके पीछे फियोक्रोमोसाइटोमा होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात बता दी, और मूत्र संक्रमण से भी संबंधित बातें हो गई, और वजन के घटने और वजन के बढ़ने पर भी बातें हो गई। तो हमारे दर्शकों को यह जान लेना चाहिए, जैसा कि अभी आपने बता ही दिया, कि पहली बात जो उनको आज आपने स्पष्ट कर दी कि हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर का पारा कहां तक जा सकता है, इसको हमारे दर्शकों ने स्पष्ट नोट कर लिया होगा। और दूसरी बात क्या हुई कि हाइपरटेंशन के केस में सिर के पिछले हिस्से से जो दर्द शुरू होता है, और दूसरी तीसरी बात में आप जान लें कि नाक से ब्लड का आना और छाती में तेज दर्द होना, ये सारे आपके खतरनाक हाइपरटेंशन के जटिलताएं ये होती। तो डॉक्टर साहब, उच्च रक्तचाप की जटिलताओं पर तो आपसे बहुत अच्छी वार्ता हुई, और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि उच्च रक्तचाप का रोगी यदि है तो प्रयोगशाला परीक्षण के रूप में, जैसे एक तो परीक्षण हो जाता है कि आप अपना ब्लड प्रेशर मशीन से आप ब्लड प्रेशर नाप लेते हैं, और 120/80 या 130/85, ये जो आपने बताया है अभी, तो अगर यहाँ तक है तो हमारे दर्शकों को आप जो भी उसमें से रोगी है उनको समझ लेना चाहिए कि हम सामान्य उसमें हैं, ब्लड प्रेशर में है, और यदि 130/85 से ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम उच्च रक्तचाप के शिकार हैं। तो ये तो सारी बातें स्पष्ट हो गई। अब प्रयोगशाला परीक्षण में, जैसे आजकल की पैथोलॉजी एज चल रहा है, तो प्रयोगशाला परीक्षण में कौन कौन सी जांच होनी चाहिए, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। उच्च रक्तचाप के केस में पहले तो स्टेथोस्कोप और ब्लड प्रेशर मशीन से ही जांच कर ली जाती है, किंतु विशेष जटिलताओं की स्थिति में मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, जिसमें ब्लड यूरिया, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, HDL की जांच की जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG, छाती का एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, गुर्दे की स्थिति को देखने के लिए कभी कभी विशेष परिस्थिति में पेट का अल्ट्रासाउंड या फिर गुर्दे की बायोप्सी भी कराई जाती है, किंतु ये बहुत ही विशेष परिस्थिति में होता है। बहुत आवश्यकता पड़ने पर मस्तिष्क का CT स्कैन या MRI भी कराना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि CT स्कैन द्वारा
कहीं दिमाग में, कहीं ब्रेन में रक्त शोथ तो नहीं हो गया है? डॉक्टर साहब, आपने सभी प्रकार के जांच हमारे दर्शकों को बता दिया। अब इन जांचों के आधार पर वो अपनी बीमारी के मर्म को समझ सकते हैं कि बीमारी उनको कहां से शुरू हुई है। डॉक्टर साहब, आज की इस वार्ता में बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई हैं। जैसे अभी तक हम जो उच्च रक्तचाप की स्थिति समझते थे, जो हमको दिखता था, जैसे मैं इस विषय पर आपसे अलग से भी वार्ता करना चाहता था कि जैसे ऑफिस में किसी अन्य कारण से ऑफिस के किसी अधिकारी का या ऑफिस के किसी बाबू का उच्च रक्तचाप हो गया, यानी ऑफिस का टेंशन वो लेके घर में आता है और घर में आते ही किसी बात पर, चाहे पत्नी से चाहे बच्चे से, उसका विवाद शुरू हो गया। उसने जो भी कुछ करना था उसने किया और उस टेंशन को जो वह ऑफिस में नहीं उतार पाया वो उसने घर पे करता है। ठीक इसी तरह से जैसे हम जब सड़क पे चल रहे होते हैं तो छोटी छोटी बात पर, जैसे आगे पीछे होने की स्थिति में या किसी से बाइक मान लीजिए कि छू गए, तो ऐसी स्थिति में फौरन एक फाइटिंग की स्थिति आ जाती है। यानी आज का आदमी इतना आवेश में है कि संयत नहीं कर पाता है अपने आप को। तो मैं ये आपसे, आज आप हमारे साथ हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि ऐसे में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि ये हाइपरटेंशन हम प्रत्येक क्षण अपने सामने होता हुआ देख रहे होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के आधुनिक युग में लोग दिनों दिन बढ़ते तनाव के कारण उच्च रक्तचाप के शिकार हो जा रहे हैं। रोगी रोग के लक्षणों से परेशान रहता ही है, साथ ही इस रोग की जटिलताओं के कारण परिवार के लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए शीघ्र रोग का उपचार करा लेना चाहिए। रोगी को तथा सामान्य व्यक्ति को भी हल्का आहार लेना चाहिए और यदि संभव हो तो नमक का प्रयोग एक सीमा तक बंद कर देनी चाहिए और नमक का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। भोजन में फैट अर्थात वसा यानी कि तैलीय पदार्थों का सेवन कम से कम मात्रा में होनी चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो तो असंतृप्त प्रकार का वसा प्रयोग करना चाहिए। रोगी को कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। यदि रोगी किसी भी प्रकार का नशा करता है या नशा का आदी है तो धीरे धीरे नशा को छोड़ देनी चाहिए। मद्यपान तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए एरोबिक एक्सरसाइज यानी कि वायवीय व्यायाम बहुत अधिक उपयोगी होता है, जैसे रनिंग यानी कि दौड़ना। दौड़ने में भी जॉगिंग सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि बहुत अधिक रफ्तार में दौड़ना या रेस करना भी ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए ठीक नहीं होता है। यदि स्विमिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। रस्सी कूदना या साइकिलिंग करना या फिर तेज गति से चलना या सब वायवीय व्यायाम करने से लाभ होता रहता है। एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि यदि शरीर परमिट नहीं कर रहा है तो हल्के व्यायाम ही करें। यदि मरीज देख रहा है कि वो थोड़े से काम से ही थक जा रहा है तो बहुत अधिक व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। मोटापे पर नियंत्रण अवश्य रखें। जहाँ तक संभव हो, जैसे भी संभव हो, वजन पर एकदम नियंत्रण रखें। जीवन पद्धति में अपना सुधार लाएं। अधिक तनाव युक्त जीवन से बचने की हर समय कोशिश करें। हमेशा खुश रहें और अपने आसपास के वातावरण को भी खुशनुमा रखें। जैसे मुस्कुराते रहें, हर समय हंसते रहें और अपने आसपास के लोगों को भी उसी परिवेश में ढाल दें। आप निश्चित ही इस तरह से उच्च रक्तचाप से बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया और खास तौर से ऐसे दर्शकों के लिए आपने और भी अच्छी बात बता दी जो जबरदस्ती व्यायाम करना चाहते हैं। आप इस बात को नोट कर ले कि यदि आपका शरीर परमिट नहीं कर रहा है तो कोई व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है
और मैं अपने बुजुर्ग दर्शकों से इस बात को विशेष तौर से कहना चाहूँगा, यदि मॉर्निंग वॉक करने की उनकी आदत है तो यह मॉर्निंग वॉक उनको इस कड़ाके की ठंड में हाइपरटेंशन के चरम तक पहुंचा सकता है और यह उनके लिए अति नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये संदेश आपने दिया और मैं देख रहा हूं कि आपके इस संदेश से चारों तरफ का वातावरण काफी खुशनुमा हो चुका है। हमारे दर्शक जो टीवी के सामने बैठे हुए हैं, आज वो हाइपरटेंशन को बाय बाय कहते हुए नजर आएंगे आपको। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने बता दी और हाइपरटेंशन के बारे में बहुत सारी बातें हुई। अब होता क्या है कि हेल्थ प्लस कार्यक्रम में हम लोगों की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत सारे फोन्स, बहुत सारे SMS, बहुत सारे पत्र हमारे बीच में आते हैं। तो यदि आप इजाज़त दे दें तो हम अपने दर्शकों से फोन के द्वारा और SMS के द्वारा जो समस्याएं उनकी आई हैं उस पर भी कुछ बात कर लें सर। जी अवश्य बात करें। प्रिय दर्शकों, हेल्थ प्लस कार्यक्रम में लगातार आपके फोन्स, आपके SMS और आपके पत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं, किंतु समयाभाव के कारण हम सिर्फ उन्हीं पत्र को या फिर उन्हीं मैसेज को आपके सामने रख पाते हैं जो कुछ वैज्ञानिक होते हैं, जिनसे हमारे दर्शकों का भी कुछ लाभ होता है। तो यदि आप हमें फोन करना चाहें तो मैं फोन नंबर बता रहा हूं, इसे आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। 9839641202। एक बार फिर से बोलता हूं, 9839641202। डॉक्टर साहब, ये पहली समस्या हमारे एक दर्शक की है, श्री सुशील सिंह जी, जटेपुर रेलवे कॉलोनी से। सुशील जी का कहना है कि ये उच्च रक्तचाप की स्थिति में यदि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो क्या हो सकता है, ये आपसे जानना चाहते हैं सर। श्रीमान सुशील सिंह जी, पहले तो आपको एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछने के लिए साधुवाद देता हूं, क्योंकि रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और उच्च रक्तचाप का होना, ये दोनों ही इन दिनों बहुत से लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता रहता है। ये हृदय को रक्त पहुंचाने वाली कॉर्नरी धमनी को प्रभावित कर देता है, जिससे हृदय का रक्त संचार असामान्य रूप से कम हो जाता है या बिल्कुल ही रुक जाता है। ऐसे में यदि उच्च रक्तचाप भी है तो रोगी की कार्डियक फेलियर से मृत्यु भी हो जाती है, यानी सर हार्ट फेल। या सुशील सिंह जी, इस बात पे आप ध्यान रखें, यदि कोई आपका संपर्की या आपके परिवार में कोई ऐसी स्थिति में जी रहा है तो हमारे डॉक्टर साहब ने बता दिया कि काफी खतरनाक स्थिति हो सकती है और यहाँ तक की स्थिति पहुँच सकती है जिसे हार्ट फेल कहा जाता है। और आप जानते हैं कि हार्ट फेल के बाद सिर्फ मृत्यु ही एक विधान बचता है, तो इसलिए ऐसे रोग से आपको बचना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और अभी हमारे पास ये दूसरा पत्र आया हुआ है सर, श्री बेचन गुप्ता जी का। आप जटाशंकर से हैं, बेचन गुप्ता जी जटाशंकर से हैं। बेचन गुप्ता जी जानना चाहते हैं कि क्या हाइपरटेंशन से व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमजोर होती है? जी बेचन जी, उच्च रक्तचाप की स्थिति में व्यक्ति थोड़ा आवेश में आ जाता है। वो संयत होकर किसी भी बिंदु पर विचार नहीं कर पाता है। वो क्रोधी हो जाता है, उल्टा पुल्टा कार्य करने लगता है, झगड़ा करने लगता है, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। इसलिए आपका कहना अति सत्य है कि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप से व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाती है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बता दी और मैं समझता हूं कि बेचन गुप्ता जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। हमारे पिछले कार्यक्रम में श्रीमान उमेश जी हुमायूंपुर उत्तरी से आपने फोन किया हुआ था और आप यह जानना चाहते हैं कि 3.5-4 साल की आपकी बच्ची है जिसकी आंख के नीचे व्हाइट स्पॉट पड़े हुए हैं। यह जानना चाहते हैं कि क्या इसका उपचार संभव है। उमेश जी, मैं आपसे यह दावे के साथ तो नहीं कह सकता क्योंकि आपकी बच्ची को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यह मैं जरूर कह सकता हूं कि उसका इलाज संभव है।
आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। जब हम स्किन डिजीज पे चर्चा करेंगे तो निश्चित ही आपका प्रश्न उसमें शामिल किया जाएगा और आपको सारी बातें आपके सामने ही होंगी। तो उमेश जी, आपको फोन करने के लिए एक बार मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब, आपसे इतनी लंबी बात हुई और उच्च रक्तचाप के संबंध में बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को मिली। उनके जो समस्याएं थी उन समस्याओं से हम लोग अवगत हुए और वो अपने जवाब से अवगत हुए। आप स्टूडियो में आए, उच्च रक्तचाप पर बात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आपको भी ढेर सारा धन्यवाद। हेल्थ प्लस कार्यक्रम के सभी प्रिय दर्शकों को मेरा धन्यवाद, जिनका भरपूर स्नेह इस कार्यक्रम को मिल रहा है। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारी इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी आप देख रहे थे कार्यक्रम हेल्थ प्लस। हेल्थ प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जानकारी का विषय था उच्च रक्तचाप अर्थात हाइपरटेंशन। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। चर्चा का विषय होगा निद्रा विकार अर्थात स्लीप डिसऑर्डर। तो अगले रविवार तक के लिए नमस्कार।